सर एक और क्वेश्चन है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इंजरी में डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, उनका रिकवर होने का चांसेस कुछ मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? सी, आपके जो ऑर्गन्स हैं मेनली बाउल, ब्लैडर राइट। एंड आपके लिम्ब मूवमेंट्स, राइट। मेनली यही तीन चीज़ें हैं जिनसे आप कॉमन मैन अफेक्टेड है। तो जनरली देखा जाता है कि बाउल पहले आता है, फिर ब्लैडर आता है, और फिर मूवमेंट तो आ ही रहे हैं आप धीरे धीरे। तो रिकवरी में ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती रिकवरी हो सकती है, बट देर इज़ नो क्लियर कट प्रिडिक्शन कि इसका प्रिडिक्शन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। रिकवरी विल हैपन, स्लोली इट विल हैपन, दैट होप यू हैव टू कीप। बस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यही है, एंड यू हैव टू कीप सपोर्टिंग, डू फिजियोथेरेपी। हाँ, तो ये बात। सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े कॉमन्स हैं, जैसे प्रेशर सोर्स है, क्योंकि प्रेशर सोर अक्सर हो जाता है पेशेंट्स को। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। घर जाते जाते प्रेशर सोर हो गया फिर तो क्या ही होता है, सबको पता है। सो पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि प्रेशर और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को होना ही नहीं चाहिए। होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम गाइड करते हैं पेशेंट को। जब हम हमारे पास एडमिट है, सर्जरी हो गई, उसकी सर्जरी के बाद हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपका क्या क्या तरीके हैं प्रेशर सोर्स से बचने के। नंबर 1 इज़ एयर बेड, नंबर 2 इज़ पोजीशन चेंजिंग एवरी 2 आवरली, और बस मेनली तो यही चीज़ें, और बैक केयर, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें हैं मेन चीज़ें। तो इसमें आपको, अब आप इमेजिन कर लो, कम से कम 2 से 3 लोग चाहिए पेशेंट का केयर करने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 2 से 3 लोग चाहिए ये करने के लिए। तो चलो हॉस्पिटल में तो नर्सेज हैं, बट आप घर चले जाओगे 7-8 दिन बाद, फिर क्या करोगे? यू हैव टू हैव डेडिकेटेड रिलेटिव्स। इफ़ यू डोंट हैव डेडिकेटेड रिलेटिव्स, यू कीप 1 or 2 persons, पे देम, उनको अपने साथ रखो 24 घंटे। राइट। दैट इज़ द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेशर सोर्स। चलो ये तो प्रिवेंशन की बात हो गई। मान लो प्रेशर सोर हो जाता है, तो प्रेशर सोर ठीक होने में 1.5 से 2 महीने लगता है एवरेज, डिपेंडिंग ऑन कौन सी ग्रेड का है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, वट एवर इट इज़। सो दे कम बैक टू अस, वापस आते हैं हमारे पास, हम उनकी ड्रेसिंग्स करते हैं, उनको ड्रेसिंग एडवाइस करते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड उनको वैक्यूम ड्रेसिंग्स लगाते हैं। वैक ड्रेसिंग्स आती हैं आजकल, दोज आर एक्सपेंसिव, बट जिसका बहुत डीप है ब्लड Right, सोर, right. तो उसको हम लगाते हैं। इफ़ इज़ नॉट अफोर्डिंग, देन हम उसे बोलते हैं कि भाई ऐसे ड्रेसिंग करो, कीप दैट पार्ट इन एयर, एंड आप उसको टर्न करते रहो। ऐसा कहते हैं कि प्रेशर सोर होने में शायद 2 दिन ही लगते हो, ठीक होने में आपको 1 साल तक खींच लेगा वो। इट अगर नहीं, ये chronic दिस हो इज़ गया नॉट ट्रू, बोथ योर फिगर्स आर स्लाइटली रॉन्ग। अच्छा सर। प्रेशर सोर जो होता है 4 घंटे के अंदर भी हो सकता है, और उसको ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लगते हैं विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये टिकलिंग डिस्कम्फर्ट काफ़ी लोगों को होता है। अब जैसे मैं बैठा हूँ कि मेरे पैर में झंझनाहट हो रही है, तो एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है, यार क्या करूँ इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सो अगर आपके पैर में झंझनाहट हो रही है या हाथ पैरों में झंझनाहट आ रही है आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो यू शुड बी हैप्पी बिकॉज योर स्पाइनल कॉर्ड इज रिकवरिंग। इट इज़ अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, बट सर इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। आई एग्री। तो इसके लिए मेडिसिन होती हैं, आपके न्यूरोसर्जन्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे प्रीगैब लेना है और भी मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं लोग, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। सर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड Right, हियर, yes. एक चीज़ होती है स्पास्टिसिटी, राइट राइट। जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। स्पास्टिसिटी इज़ अ वेरी गुड साइन। दैट इज़ व्हाट माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज। स्पास्टिसिटी इज़ अ वेरी गुड साइन, सो यू शुड बी हैप्पी कि स्पास्टिसिटी हो रही है, मतलब टाइटनेस आ रही है लिम्स। बट समटाइम्स इट कैन बी डेट्रीमेंटल ऑल्सो, क्योंकि उसके फ्लेक्सर स्पाजम्स होते हैं, पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट वॉक नहीं कर पाता, तो उसके लिए मेडिसिन होती हैं, वो हम देते हैं, एंटी स्पास्टिसिटी मेडिसिन वो हम देते हैं। कई बार स्पास्टिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है स्पास्टिसिटी को हटाने के लिए। ये नहीं पता था। हाँ, तो
When I was in college, Right. AFMC Pune, there is a spinal cord rehabilitation center in military hospital Khadki. It is the largest rehabilitation center in India probably. So you will have around 80 to 100 patients lying there who are quadriplegics, who are paraplegics. So उसमें से हमने कुछ पेशेंट सिलेक्ट किए और फिर जिनकी स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब दे वर पेशेंट्स हु वर टाइड लाइक दिस, तो उनके पैर यहाँ तक आ गए थे फ्लेक्सर स्पाजम्स की वजह से. तो वी डिड स्पास्टिसिटी सर्जरी फॉर फ्यू ऑफ देम एंड वी हैड गुड रिजल्ट्स. तो उनकी स्पास्टिसिटी कम हो गई काफ़ी हद तक. एक दो क्वेश्चन और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा. एट्रॉफी क्या होती है? Atrophy means your muscles are becoming thin, your limbs are becoming thin. That is because your nervous supply is cut off. In simple words, आपकी मसल जो है थिन होती जा रही है. वेस्टिंग बोलते हैं ऐसे अदर वर्ड्स में. वेस्टिंग में आप हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं, जो पेशेंट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हमारे हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं. दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन, योर न्यूरोलॉजिकल करंट इज कट. नंबर टू, फिजियोथेरेपी इज़ इनएडिक्वेट. मतलब फिजियोथेरेपी आप कर नहीं रहे हो. अगर करंट आ भी रहा है, हमने कर दिया है सब कुछ ठीक ठाक, तब आप फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हो, तब भी एट्रोफी हो जाती है. सर ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत टाइम से बेड रिडन हो, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है. जब बॉडी मूव करती है तभी कैल्शियम डिपॉजिट होता है बोन्स में. तो आपका विटामिन डी, कैल्शियम सब डिपॉजिट तब होता है जब आप मूव करते हो. मूवमेंट इज़ लाइफ, सुना होगा. तो जब मूव नहीं करोगे तो लाइफ आपसे दूर चली जाएगी. ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे होता है, बेड रिडन ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसमें. एंड यू विल सी समटाइम्स वाइट कलर्ड मक्की थिंग इन द यूरिन बैग. जिनको यूरिन बैग लगा रहता है, सफ़ेद रंग की चीज़ उसमें दिखती है. राइट. लोग बोलते हैं तो पस है, हमें तो इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया. दैट इज़ नॉट पस, दैट इज़ कैल्शियम. दैट इज़ कैल्शियम. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो. सर अब आप सम अप करूँगा ज़्यादा और आपका टाइम नहीं लूँगा. सर एक ऑफकोर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ. अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड में टीबी हो जाता है, तो सर उनको क्या करना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड टीबी is also a difficult disease to treat, but it has very good results, better than spinal cord injury with timely treatment. मतलब कि आप टाइम से ट्रीटमेंट करो, आपका स्पाइन टीबी पूरी तरह ठीक हो सकता है. तो स्पाइनल कॉर्ड टीबी के पेशेंट्स को मतलब वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं? 90% ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टीबी पेशेंट्स आर ट्रीटेड विदाउट सर्जरी. और ये फिगर उल्टा कर लो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए, समझ गया. है ना. तो ये दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस. स्पाइनल कॉर्ड टीबी इज ट्रीटेड 90% विदाउट सर्जरी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज ट्रीटेड 90% विद सर्जरी. फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेमैन. नाउ अभी स्पाइनल कॉर्ड टीबी में क्या करते हैं हम, वही MRI वगैरह करते हैं. वी सी द फ्रैंकल ग्रेडिंग या एशिया स्कोर. अगर पेशेंट के पैर चल रहे हैं या हाथ चल रहे हैं, एटलीस्ट पावर इज 3/5, एटलीस्ट 50%, 60%, देन वी डोंट गो फॉर सर्जरी. हम सर्जरी नहीं करते. मैं अपनी बात करूँ, देयर इज़ नो सेट प्रोटोकॉल. अलग अलग न्यूरोसर्जन्स अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, और जो करते हैं उनके भी रिजल्ट्स अच्छे. मैं ये फॉलो करता हूँ कि अगर पावर इज़ डिट्यूरेटिंग, पैर और कमज़ोर होते जा रहे हैं, 3/5 से और कम हो गई है पावर या हाथ पैरों में, और कंप्रेशन है हमें दिख रहा है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सॉरी डिटेरियोरेटिंग, तो हम ऑपरेट करते हैं, इसमें इम्प्लांट डालते हैं और फिर उसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का रेजिमेंट चलता है अराउंड 18 मंथ्स, 18 to 24 मंथ्स. तो ये भी काफ़ी लंबा इलाज है. एज आई सेड, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में कोई भी इलाज छोटा नहीं होता. इट इज़ अ लेंथी ट्रीटमेंट.
पेशेंट हैज़ टू हैव पेशेंस, बहुत पेशेंस। सर अगर कोई बुज़ुर्ग हैं शायद 60 साल या 70 साल, अगर उनको स्पाइनल कॉर्ड में अगर सर्जरी करवानी हो तो उनको करवानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज लोग लिमिट कर देते हैं अपने इलाज को अपनी उम्र से। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है इंडिया में? 75 एटलीस्ट। तो अगर आप 60 साल के हो और आपको इंजरी हो गई है, यू स्टिल हैव 15 मोर ईयर्स टू गो। तो क्या आप इलाज नहीं करोगे ये सोच के कि मैं 60 साल का हूँ? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एज, इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल हेल्थ, लाइक हाउ गुड योर हार्ट इज़ फंक्शनिंग, कैसा आपका हार्ट काम कर रहा है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और आपको कोई मेजर किडनी डिजीज़ तो नहीं है, लंग तो नहीं ख़राब है। मेजर थिंग्स, डायबिटीज़ और बीपी भी कंट्रोल ही हो जाता सर्जरी से पहले। एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। एज लोग सोचते हैं कि क्राइटेरिया, बट मेरे लिए क्राइटेरिया है फिजियोलॉजिकल एज, हाउ फिट इज़ द पेशेंट। पेशेंट 70 साल का भी हो सकता है, बट अगर वो मैराथन दौड़ने वाला है तो वो तो मेरे लिए तो 40 साल का ही हुआ ना। इट डिपेंड्स ऑन योर फिजियोलॉजिकल एज, नॉट द क्रोनोलॉजिकल एज। सर एक लास्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करता हूँ। जैसे ओबेस हैं काफ़ी ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा है, और किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ऐसे ही केसेस की बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट स्लिप डिस्क, नाउ दिस इज अ डिफरेंट राइट टॉपिक ऑल। थोड़ा सा डिबेट हो। हाँ, ओके। तो वो क्या करें कि वो वापस से मेन स्ट्रीम में आ सकें, उनको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, सर्जरी वाली जो प्रोटोकॉल है वो उनका स्केप हो जाए? स्लिप डिस्क कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड 80% विदाउट सर्जरी, only 20% patients require surgery. Now that the MRI will tell you, MRI will tell the neurosurgeon कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है तो there is no point in waiting। अगर बॉर्डर लाइन ही है तो then in obese patients we should go for conservative things, है ना। बहुत ज़्यादा obese पेशेंट्स को ऑपरेट करने से उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती पूरी तरह से, और फिर वो सेकेंड स्लिप डिस्क लेके आ जाएंगे, दोबारा लेके आ जाएंगे। तो फर्स्ट वी टेल द पेशेंट्स कि भाई अपना वेट कम करने की कोशिश करो। नाउ द पेशेंट विल से कि अब भाई हम तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो दर्द इतना है। तो हम बोलते हैं भाई डाइट कंट्रोल करो, अपनी मेडिसिन लो जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। वी सी कि कितना उसका पेन कम हो रहा है, 15 दिन 20 दिन, वी सी। अगर बिल्कुल ही रिलीफ नहीं है then we go for surgery. Surgery is not absolutely contraindicated. I hope you get my point in obese patients. अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो करनी ही चाहिए। अगर उसका पैर वीक हो रहा है, फुट ड्रॉप हो रहा है पेशेंट को, उसका बाउल ब्लैडर चला गया, अफेक्टेड है, तो आपको तो सर्जरी करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स नहीं है, मोटर सिस्टम ठीक है, ब्लैडर ठीक है, बाउल ठीक है, सिर्फ पेन है, वो भी तो कंट्रोल हो रहा है थोड़ा बहुत मेडिसिन, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। सर व्यूअर्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्जरी हो जाने के बाद फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए? मैं अपने पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी सेकेंड या थर्ड डे स्टार्ट करवा देता हूँ आफ्टर सर्जरी, वंस देयर पेन इज लेस। जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी उतना बेनिफिट होगा पेशेंट, उसमें लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और सर फिजियोथेरेपी, लोग कहते हैं हमने फिजियोथेरेपी तो स्टार्ट कर दी, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं करा के चले जाते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फिजियोथेरेपी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट, क्योंकि ये न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है तो हमको रिपीटेशंस की तरफ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, आपको भी बोला था जी, तो 2018 में मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड पर डे फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। आप अगर 2 घंटे कसरत करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ठीक हो जाओगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, तो दैट इज़ फूलिशनेस।
कई बार पेशेंट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या उनकी और कोई रीजंस हैं, तो वो घर पे कर रहे होते हैं एंड देन दे डोंट गेट रिजल्ट्स। फिर वो ब्लेम करते हैं हमें आके कि आपने ऑपरेशन ऐसा किया, आपने ऑपरेशन वैसा किया। न्यूरो सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज completed with physiotherapy by visiting a physiotherapist। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाओगे तो आप कैजुअल हो जाओगे, घर पे अपनी इंजरी को लाइटली लेने लगोगे। हर एक न्यूरोसर्जन कहते हैं कम से कम 6 से 8 घंटे फिजियोथेरेपी करो। करते कितने लोग एक्चुअल में? 2 से 3 घंटे एवरेज। वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। रिपीटिशन, जितना रिपीटिशन होगा उतने आपके साइनेप्सिस बनेंगे, उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी, और जितना जल्दी आप ये करोगे सर्जरी के बाद उतना आपकी रिकवरी और फास्ट होती जाएगी। सर एक क्वेश्चन बड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन आता है कि हमको 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, रिफ्लेक्शंस बॉडी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है प्रीवियस कंडीशन से। तो उसमें पेशेंट्स शुड नॉट लूज होप, दे शुड कंटिन्यू विद देयर वर्क। बोलते हैं ना, गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दैट इज़ द सेम थिंग विच अप्लाइज टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। ये आपको काम करे जाना है, करे जाना है, करे जाना है। डोंट लुक एट द रिजल्ट, रिजल्ट विल कम इवेंचुअली, वो आएगा रिजल्ट। और मैं ये समझता नहीं हूँ कि कोई भी घर पे कर सकता है फिजियोथेरेपी। 1-2 बार फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुला के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट गुड, एंड दैट इज़ आई थिंक बैड फॉर द पेशेंट। उसको एक सेंटर में जाना चाहिए, वहाँ पे करनी चाहिए फिजियोथेरेपी 6 से 8 घंटे। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स, या जो हम स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए भी बोलते हैं, जिनको स्ट्रोक हो जाता है उनको भी हम बोलते हैं। बट पेशेंट्स बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं फिजियोथेरेपी को, बहुत अंडर एस्टिमेट। सो सर नटशल ये कह सकता कि ये पूरा एक प्रोटोकॉल है, नंबर ऑफ लाइक एक सर्जन भी है इसमें, एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत की रोल है, एक न्यूट्रिशनिस्ट का भी एक की रोल है क्योंकि न्यूट्रिशन हमको देखना पड़ेगा, एक साइकियाट्रिक्स का भी एक मेन की रोल है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा टीम होता है, टीम वर्क करके ही किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से एटलीस्ट कह सकता हूँ रिकवर किया जा सकता है। यस, आइडियल इज दैट। आइडियली। बट इंडिया में क्या है कि देर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पुअर पेशेंट्स बहुत हैं, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कैसे ऐसे करो। मोस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट्स इन विलेजेस हैव सपोर्टिव रिलेटिव्स, मोस्ट ऑफ देम, तो वो रिकवर कर जाते हैं कई लोग। विस मैंने देखा है जो अर्बन सिटीज़, मतलब जो हम सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे रिलेटिव इतने सपोर्टिव नहीं हो पाते बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर वर्क। सो आई एडवाइज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स कि आप अपने साथ 24 आवर्स एक बंदा रखो। इफ़ इट इज़ योर रिलेटिव, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई बंदा रखो जिसको फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्शन दे। अगर आपके पास उतनी फाइनेंसेस नहीं है कि आप सेंटर नहीं जा सकते रोज़, आइडियली तो आपको सेंटर जाना चाहिए। You should visit a physiotherapy center for 6 to 8 hours, spend 6 to 8 hours there and come back home। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। सर मेरे लिए भी ऐसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज आई वाज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, आई एग्री, हैविंग अ जॉब, अ पार्ट ऑफ दैट आई एम स्टडिंग आल्सो। सो इसी वजह से मेरे को लगता है मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। तो लोग यही सोचते हैं। अब आप उसको दूसरे तरीके से सोचो, आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट बन गए तो आप काम तो नहीं कर पा रहे हो वैसे भी। जितनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी उतनी जल्दी आप जॉब पे वापस जाओ, मेन स्ट्रीम वापस जाओ, है ना। कई पेशेंट्स अनफॉर्चुनेट होते हैं, वो नहीं जा पाते कभी भी, जिनकी लेवल ऑफ इंजरी बहुत हाई है या उनकी इंजरी बहुत सीवियर है, तो वो उनके लिए हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। उनको अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना चाहिए ऐसे विच सूट्स देम, एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग अ क्वाड्रिप्लेजिक। एग्जाम्पल जो मैंने एक बार वीडियो देखा था, देर इज़ अ डॉक्टर इन पाकिस्तान, अ लेडी डॉक्टर हु इज़ अ क्वाड्रिप्लेजिक। अभी वो एक्सीडेंट हुआ उसका 2-3 साल पहले। शी हैज़ जस्ट completed her MD in psychiatry despite being quadriplegic from London। सो डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते,
इवन इफ यू आर quadriplegic, you can get a job. It is all up to you. If you are a paraplegic, तब तो बहुत ही सारे जॉब्स. क्वाड्रिप्लेजिक थोड़े कम हो गए नंबर ऑफ जॉब्स. सर लास्ट में आखिरी, क्या आप मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकता हूँ? हाँ ठीक, कर सकते. थैंक यू. Somebody will benefit. राइट सर, थैंक यू.